जय हिंद साथियों। आज की इस वीडियो में हम आगाज करेंगे एक ऐसे सेशन का जिसमें सारे सब्जेक्ट को ताबड़तोड़ तरीके से साथियों खत्म करेंगे। और इस वीडियो की बात करें तो सारे ही क्वेश्चन साथियों बेहतरीन लेवल के होंगे। और सबसे पहले साथियों हिंदी के क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। हिंदी के सवालों को साथियों मैंने वही लेवल रखा है जैसे आपके एग्जाम में साथियों आपसे पूछे जाते हैं। तो आप देखिएगा साथियों कि अगर हूबहू ऐसा ही पेपर आता है तो कितने क्वेश्चन आप बिल्कुल सही कर पाते हैं। तो हिंदी होगी, जीके जीएस करंट अफेयर होगी और साथियों रीजनिंग और मैथ्स होगी। चलिए तो साथियों इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप भी देखिएगा आपकी तैयारी कितनी हो चुकी है। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, करके सही वर्तनी वाला शब्द बताइए कौन सा। यानी कि इसमें से आपको इतनी सी बात बताने कि विभीषिका कैसे लिखा जाता है। ऐसे लिखा जाता नहीं, ऐसे भी नहीं, ऐसे भी नहीं, जैसे ऑप्शन नंबर डी में लिखा जाता है ऐसे लिखा जाता है। और अगर आपका भी जवाब ऑप्शन नंबर डी था तो बिल्कुल सही था। उसके बाद देखिए दूसरे नंबर का सवाल है, कह रहे कि हवा से बातें करना। यह आप अक्सर इस वाक्य का इस्तेमाल करते होंगे। तो इसका अर्थ क्या होता है साथियों? फिजूल की बातें करना नहीं, घमंडी होना नहीं, बहुत तेज दौड़ने को कहा जाता है साथियों हवा से बातें करना। तुम तो हवा से बातें करते हो यानी कि बहुत तेज दौड़ते हो। सही वर्तनी वाला शब्द बताइए। इन चारों ऑप्शन में से जो शुद्ध शब्द आपको लग रहा है वो आपको बताना। देखिए यावत जीवन सही शब्द होता है और ऐसा कहां पर लिखा हुआ है? ऐसा आपका ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। सी वाले शब्द की वर्तनी बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए लुप्त शब्द का विलोम आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। तो आपको साथियों मालूम होना चाहिए लुप्त का विलोम क्या हो जाएगा। देखिए अगर अगर हम लोग बात करें लुप्त, देखिए लुप्त का विलोम जो होता है साथियों वो व्यक्त होता है मेरे हिसाब से, है ना। लुप्त का विलोम क्या हो जाएगा? व्यक्त हो जाएगा। आंसर आपका सी होगा। मुंह धो आना, इस मुहावरे का मतलब क्या होगा एक बार बताइए। तो मुंह धो आना धोखा खाना, सफाई पसंद होना नहीं, नींद से जागना नहीं, आशा ना रखना। यानी कि मुंह धोआने को कहा जाता है साथियों किसी से कोई उम्मीद ना रखना, किसी से कोई आशा ना रखना। अगला देखिए इन चारों में से फिर से आपको एक सही शब्द की बताना है, वर्तनी कौन सी आपको सही लग रही है। तो परिणति की अगर बात करें जैसे ऑप्शन नंबर बी में लिखी हुई है ऐसे लिखी जाती है परिणति शब्द। आंसर आपका बी होगा। उसके बाद देखिए एक ही मां की कोख से पैदा हुए बच्चे को क्या कहा जाता है, यह आपसे पूछा जा रहा है। यानी कि अगर कोई सगा भाई है तो उसको क्या सहोदर कहेंगे, सगोत्र कहेंगे, उसको सहोदर कहेंगे, उसको सहोदर कहेंगे। तो आपको ये ध्यान रखना उसको सहोदर कहा जाता है ना। तो कुल मिला के आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी होगा। एक ही मां की कोख से पैदा हुए बच्चे को सहोदर कहा जाता है। जिससे बढ़कर ऊंचा ना हो कोई ना हो उसके लिए एक शब्द साथियों क्या हो सकता है? तो आपसे यहां पर पूछा जा रहा है, मुझे बताइए। उसको साथियों सर्वोच्च कहा जाता है। जिससे बढ़कर ऊंचा कोई ना हो, वो सबसे ऊंचा हो, उसको क्या कहा जाएगा साथियों? सर्वोच्च कहा जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है, बिल्कुल सही है। लेकिन यहां पर यह महात्मा ऐसे थोड़ी ना लिखा जाता भाई साहब, महात्मा लिखा जाता है ऐसे। तो कुल मिला के यहां पर दिक्कत है। ये ऑप्शन में कहां पर लिखा हुआ है? यहां पर लिखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी वाला गलत होगा। महात्मा गलत लिखा हुआ है। सही कैसे लिखा जाता है ये भी मैंने आपको साथियों बता दिया। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि पृथ्वी का समानार्थी शब्द बताइए क्या हो सकता है। तो पृथ्वी को तो बहुत सारे नामों से जाना जाता है। भूमि कहते हैं, धरणी कहते हैं, धरा कहते हैं, धरती कहते हैं, धात्री कहते हैं। तो यहां पर अगर बात करें धरित्री भी कहा जाता है साथियों पृथ्वी को। सही जवाब आपको ऑप्शन नंबर डी होगा। उसके बाद देखिए परलोक शब्द का विलोम मुझे बता दीजिए साथियों क्या हो सकता है। तो परलोक को स्वर्लोक नहीं कहते साथियों, इहलोक कहा जाता है। परलोक का विलोम इहलोक हो जाएगा और इहलोक का विलोम साथियों परलोक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आंख न लगना, इस मुहावरे का मतलब आपसे पूछा जा रहा है साथियों क्या होगा। देखिए किसी के प्रति आकर्षित होने को कहते हैं आंख लगना, आंख लगना। इशारा करने को कहते आंख लगना नहीं। धोखा खाने को कहते नहीं। नींद आ जाना कहते नहीं अरे भाई मेरी तो आंख लग गई थी, यानी कि मुझे नींद आ गई थी। उसके बाद देखिए आपसे कहा जा रहा है साथियों यहां पर अगर बात करें, यहां पर एक खाली जगह है, वो मैं आपको साथियों बता दे रहा हूं कि वो खाली जगह कहां पर भरनी है। उसके बाद फिर आप लोग जो है ना वो मुझे बता दीजिए कि वहां पर आपका क्या आ सकता है। देखिए इस खाली जगह में आपको बताने के कौन सा शब्द आएगा। सीमा 10वीं कक्षा के का कोटि में पड़ती है या का वर्ग में पड़ती है या अनुभाग में पड़ती है, श्रेणी में पड़ती है। तो मेरे हिसाब से यहां पर वर्ग शब्द आ जाएगा। यानी कि सीमा 10वीं कक्षा के का वर्ग में पड़ती है, यह होना चाहिए था और ऐसा हुआ है और ऐसा ऑप्शन नंबर सी में है। दीर्घ शब्द यहां पर दे रखा है। दीर्घ का पर्यायवाची आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। तो आपको पता है दीर्घ का मतलब क्या होता है भाई साहब? दीर्घ है, लोचन है, नयंत है, यह सब साथियों नेत्र है, दृष्टि है, यह सब किसको कहा जाता है? आंख को कहा जाता है। तो यह आंख का ही तो पर्यायवाची है।
अगला देखिए, सब कुछ करने की क्षमता रखने वाले के लिए एक शब्द क्या हो सकता है, मुझे बताइए। तो उसको सर्वव्यापी कहेंगे, उसको विशेषज्ञ कहेंगे, उसको सर्वशक्तिमान कहेंगे। बिल्कुल सही, उसको सर्वशक्तिमान कहा जाएगा जो सब कुछ करने की क्षमता रखता हो। आंसर आपका सी होगा। अगला देखिए, सही वर्तनी वाला शब्द बताइए। 2 से 3 सवाल आते हैं साथियों वर्तनी से संबंधित आपके एग्जाम में, तो जैसे आपका पेपर आता है वैसे हूबहू क्वेश्चंस मैंने आपके सामने रख दिए हैं, है ना। चलिए, तो यहां पर अगर साथियों हम लोग बात करें तो पौराणिक कैसे लिखा जाता है, जैसे ए में लिखा हुआ है, बी में लिखा हुआ है, सी में लिखा हुआ है या डी में लिखा हुआ है। तो जैसे ए में लिखा हुआ है ऐसे लिखा जाता है पौराणिक, ये आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद देखिए साथियों, अगले नंबर का क्वेश्चन यहां पर साथियों आपकी स्क्रीन पर है। आपको यहां पर बताना है कि यहां पर आखिर खाली जगह कहां पर आएगी और कौन सा शब्द साथियों उसमें आएगा। चलिए भाई, यहां पर साथियों लिखा हुआ है कि उसकी खुशी का कारण मैं आज तक नहीं जान पाया, या उसकी खुशी का फल मैं आज तक नहीं जान पाया, या ठिकाना आज तक नहीं जान पाया, या प्रकार आज तक नहीं जान पाया। तो मैं कहूंगा यहां पर कारण शब्द हो जाएगा और पूरा वाक्य आपका बनेगा, मैं उसकी खुशी का कारण मैं आज तक नहीं जान पाया। उसके बाद देखिए, आपको बताना है कि आविर्भाव साथियों कैसे लिखा जाता है। तो कैसे, जैसे ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है ये तो आविर्भाव लिखा हुआ, गलत है, ये भी गलत है। आविर्भाव जैसे ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है ये बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। साथियों, आप इस वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि आपके लिए ये क्लासेस बहुत मेहनत के बाद तैयार की जाती है, बहुत एनालिसिस होता है साथियों, कौन से क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। पुराने पेपर से क्वेश्चंस लिए जाते हैं, पुराने पेपर के आधार पर देखा जा सकता है कि कौन से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। तो साथियों, पूरी टीम की मदद से ये पूरी पीपीटी तैयार होती है, इन क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया जाता है। तो अगर आप इस वीडियो को पसंद करेंगे तो मेरा मानना है कि मुझे बहुत अच्छा लगेगा और मैं हर रोज आपके लिए अपनी मेहनत को डबल करता जाऊंगा। तो इस वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो एक लाइक का बटन दबा दीजिए, और चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को भी तुरंत आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वाकई में आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो अभी के लिए, जब तक आपकी परीक्षा नहीं हो जाती, जब तक आपका एग्जाम क्रैक नहीं हो जाता, तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। भले बाद में साथियों अनसब्सक्राइब करके चले जाना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी सबसे बड़ा सवाल है साथियों आपके सिलेक्शन का, आपके घर, आपके परिवार का। आप जिम्मेदार हैं मुझे पता है, लेकिन उस जिम्मेदारी को साथियों बखूबी निभाना भी चाहते हैं, लेकिन आपके पास मौका नहीं है। मौका जब होगा, जब आपका सिलेक्शन होगा, तब आपके ऊपर एक ऐसा लोड आ जाएगा, आपके परिवार का आ जाएगा, जिसको आप एक बेहतर अंदाज में साथियों निभाएंगे। लेकिन अभी मेहनत आपको करना है, बात की नहीं सोचना है। अभी सिर्फ आप पढ़ाई करेंगे, पढ़ाई कर सकते हो, उसके अलावा आप अभी कुछ नहीं कर सकते हैं। तो आप मेहनत के साथ पढ़िए, जो चीज़ें आपको दी जा रही हैं, जो क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं, हिंदी के, जीके के, करंट अफेयर के, उसके अलावा रीजनिंग के, मैथ्स के, उन सारी चीज़ों को देखिए, है ना। चलिए, तो अब 19वें नंबर का सवाल देख लेते हैं। विलोम आपको बताना है, अनुयायी शब्द का विलोम साथियों क्या हो सकता है। तो अनुयायी का विलोम विरोधी होगा, आगत होगा, बाहरी होगा, या निर्वात होगा। तो मैं कहूंगा विरोधी हो जाएगा। अनुयायी का विलोम साथियों विरोधी ही तो होता है। अच्छा, आगत का विलोम अनागत होता है। बाहरी का विलोम क्या होता है, घरेलू होता है। अगला देखिए, अब यहां पर अगर बात करें हथेली पर दही जमाना, ये तो आपने बहुत पहले भी सुन रखा होगा, हथेली पर दही जमाना, लेकिन इसका मतलब क्या होता है, छीन लेना, है ना, मात्र कल्पना करते रहना। देखिए, हथेली पर दही जमाना, दही भी जमने में 10, 12, 15 घंटे लगते हैं, लेकिन आप चाह रहे हो कि हथेली पर ये दही जम जाए, तो ऐसा थोड़ी ना, इतनी जल्दी कोई काम नहीं हो जाएगा। तो उतावलापन मत करो, हथेली पर दही जमा रहे हो तुम, तो उतावलापन कर रहे हो, यानी कि बहुत उतावला करना, उतावली करना या उतावलापन करना, इसको कहा जाता है हथेली पर दही जमाना। आंसर आपका सी होगा। उसके बाद देखिए साथियों, 20 सवाल हो चुके हैं, पूरे के पूरे 20 सवाल जीके जीएस के हम लोग देखेंगे। इसमें से कोशिश करिएगा कि 11 से 12 सवाल आप बिल्कुल सही करें, ठीक है ना। चलिए, तो पहला सवाल ही बहुत इंपॉर्टेंट आपकी स्क्रीन पर है। भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है, यानी कि फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है। तो आपको मालूम होना चाहिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को साथियों कहा जाता है भारतीय संविधान का जनक। अच्छा, संविधान दिवस कब मनाया जाता है, ये एक बार आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। संविधान दिवस कब मनाया जाता है, कमेंट में एक बार साथियों मुझे बताइए। अगला देखिए, भारत में सांप्रदायिक चुनावी प्रणाली यानी कि इलेक्टोरेट सिस्टम सबसे पहली बार साथियों की गई थी। तो कब की गई थी आपसे पूछा जा रहा है। मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स में 1909 में साथियों की गई थी, आपको ध्यान रखना है। यानी कि यहां पर साथियों कुल मिला के थोड़ा सा क्वेश्चन अजीब सा है, ये होना चाहिए था, भारत में सांप्रदायिक चुनावी प्रणाली सबसे पहले
किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो मार्ले मिंटो सुधार या मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स के द्वारा साथियों शुरू की गई थी। आंसर आपका डी होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए संविधान सभा ने कब मसौदा समिति का गठन किया था? तो संविधान सभा ने मसौदा समिति का गठन किया था, कब किया था? 1947 में, 29 अगस्त 1947 में मसौदा समिति का गठन किया था, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची में किसके बारे में जिक्र किया गया है? तो 10वीं अनुसूची में तो साथियों दल बदल विरोधी का जिक्र किया गया है। सही जवाब आपको ऑप्शन नंबर ए होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत वार्षिक वित्तीय विवरण को क्या कहा जाता है? तो वार्षिक वित्तीय विवरण को साथियों बजट हम लोग कह सकते हैं। बजट आपका जवाब हो जाएगा। अगला देखिए, सौर मंडल का हीलियोसेंट्रिक मॉडल सबसे पहले किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो यह सबसे पहले साथियों निकोलस कोपरनिकस के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। सही जवाब आपको ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला देखिए, ग्रहों के ग्रह पथों का सामान्य आकार क्या होता है? तो यह आपको जरूरी जानना है, आपको मालूम होना चाहिए, परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है। ग्रहों के ग्रह पथों का सामान्य आकार अंडाकार का होता है। कैसा होता है साथियों? अंडाकार का होता है। किस देश को 1000 झीलों की भूमि के रूप में जाना जाता है? तो आपको यह ध्यान रखना है साथियों। देखिए फिनलैंड जो है ना, ये खुशी के मामले में सबसे नंबर 1 पर रहता है। अगर एक लिस्ट जारी की गई जाती है हर साल, है ना, कि सबसे खुशी के मामले में कौन सा देश पहले नंबर पर है, तो फिनलैंड ही मैंने देखा है कई सालों से पहले नंबर पर पोजीशन पर आ रहा है। और दूसरा सवाल यह पूछा जाता है कि 1000 झीलों की भूमि किसको कहा जाता है? तो फिनलैंड देश को ही कहा जाता है। ठीक है ना? चलिए उसके बाद देखिए, पुनर्वनरोपण का अर्थ क्या होता है? ये मैं आपको कई बार करा भी चुका हूं साथियों, और परीक्षा में भी पूछा जा चुका है। ये पुनर्वनरोपण का मतलब क्या होता है? देखिए वनों को सुदृढ़ करना इसका मतलब होता है नहीं, जो नष्ट हुए वन हैं उनके स्थान पर नए पेड़ लगाने को कहा जाता है साथियों पुनर्वनरोपण। यानी कि पुनः का मतलब ही होता है साथियों दोबारा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, एफडीआई आपने सुना होगा। एफडीआई की साथियों फुल फॉर्म क्या हो सकती है, ये आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। देखिए एफडीआई की फुल फॉर्म की अगर बात करें तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है ना। हिंदी की अगर बात करें तो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को हम लोग कह सकते हैं। तो कुल मिला के राइट आंसर आपका डी होगा। कहा जा रहा है कि ऐहोल शिलालेख निम्नलिखित में से किन शासकों से जुड़े हुए हैं? तो ये भी आपको साथियों याद रखना है। पुलकेशिन द्वितीय की अगर हम बात करते हैं तो ऐहोल शिलालेख जो है ना, ये पुलकेशिन द्वितीय शासक से जुड़े हुए हैं। आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी होगा। उसके बाद देखिए आपसे कहा जा रहा है कि कौन सी भारतीय चित्रकला शैली है जिसमें शुद्ध सोने और कीमती पत्थरों की सजावट है और इसमें हिंदू देवताओं विशेष रूप से भगवान कृष्ण को दर्शाया गया है? तो यहां पर किसका जिक्र है साथियों? तंजौर की पेंटिंग का जिक्र है। यानी कि तंजौर पेंटिंग की अगर बात करें, इसमें शुद्ध सोने और कीमती पत्थरों की सजावट है और इसमें हिंदू देवताओं विशेष रूप से भगवान कृष्ण को दर्शाया गया है। यह सवाल आपको ध्यान रखना है, आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो कौन सा युग्म सुमेलित है ये आप लोग यहां पर मुझे बता दीजिए। देखिए अगर हम बात करते हैं साथियों खजुराहो की, तो खजुराहो आंध्र प्रदेश में नहीं है साथियों, मध्य प्रदेश में है। तिजारा मंदिर कहां पर है? ये साथियों राजस्थान में। तिजारा मंदिर राजस्थान में है। यानी कि पहला सवाल ये बन सकता है खजुराहो मंदिर कहां पर है? तो मध्य प्रदेश में है। तिजारा मंदिर कहां पर है साथियों? तो राजस्थान में है। वेंकटेश्वर मंदिर कहां पर है साथियों? वेंकटेश्वर मंदिर ओडिशा में नहीं है बल्कि आंध्र प्रदेश में है। और लिंगराज मंदिर मध्य प्रदेश में नहीं है साथियों, ये कहां पर है? ये ओडिशा में स्थित है। तो ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बताया, यहां से एक सवाल बन सकता है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, कह रहे कि किसने भारत के प्राचीन ग्रंथ यानी कि नाट्य शास्त्र को संकलित किया? तो नाट्य शास्त्र की जब हम बात करते हैं तो भरत मुनि साहब का साथियों नाम सबसे पहले आता है। ठीक है ना। तो भरत मुनि के द्वारा ही साथियों ये प्राचीन ग्रंथ है नाट्य शास्त्र को संकलित किया गया था। आंसर आपका डी होगा। निम्नलिखित मस्जिदों में से किसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां के द्वारा किया गया था? ये एक बार मुझे बता दीजिए। जामा मस्जिद जो कि दिल्ली में है, बिल्कुल साथियों दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां के द्वारा ही तो किया गया था। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, 28वां केंद्रीय एवं राज्य सांख्यिकी संगठन सम्मेलन ये कहां पर किया गया? ये कहां पर किया गया साथियों? अब आप लोग यहां पर देख लीजिए, करंट अफेयर के सवाल देख लेते हैं हम। 5 क्वेश्चन देखेंगे करंट अफेयर के, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है साथियों। 28वां केंद्रीय एवं राज्य सांख्यिकी संगठन सम्मेलन ये नई दिल्ली में साथियों संपन्न हुआ है। विनय मोहन क्वात्रा ने किस देश में भारत के राजदूत के रूप में कार्यभार संभाला है? तो यहां पर अगर बात करते हैं साथियों, यह आपका यूएसए आपका जवाब हो जाएगा। यानी कि विनय मोहन क्वात्रा ने यूएसए देश में भारत के राजदूत के रूप में कार्यभार संभाला है। अगला देखिए, किसने फ्लड वॉच इंडिया 2.0 ऐप लॉन्च किया है? तो इस ऐप की अगर बात करते हैं साथियों, ये ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? बस इतनी सी बात आपसे पूछी जा रही, मुझे बताइए। तो CR पाटिल के द्वारा फ्लड वॉच इंडिया 2.0 ऐप लॉन्च किया गया है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला देखिए,
कहा जा रहा है कि स्टारबक्स के सीईओ किसको नियुक्त किया गया है, तो ब्रायन निकोल इनका नाम है और ब्रायन निकोल को ही साथों स्टारबक्स का सीईओ नियुक्त किया गया है। उसके बाद देखिए भारत के किस एयरपोर्ट को नेट जीरो कार्बन एमिशन एयरपोर्ट का दर्जा दिया गया है, तो किसको दिया गया है साथों, आईजीआई दिल्ली एयरपोर्ट की अगर बात करें तो इस एयरपोर्ट को नेट जीरो कार्बन एमिशन एयरपोर्ट का दर्जा दिया गया है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा साथियों। अब उसके बाद यहां पर आपके सामने रीजनिंग के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। 40 सवाल आप लोग देख चुके हैं। अब साथियों कुछ क्वेश्चंस यहां पर हम लोग रीजनिंग के देखेंगे और कुछ क्वेश्चंस यहां पर हम लोग मैथ्स के देखेंगे। चलिए तो पहला क्वेश्चन साथियों आपकी स्क्रीन पर है। ये साथियों प्रश्नवाचक चिन्ह है, मैं लिख देता हूं यहां पर। देखिए 9 है सबसे पहले, उसके बाद 14 है, उसके बाद 34 है और उसके बाद साथियों 114 है। उसके बाद कौन सा नंबर आएगा वो आपको बताना है और उसके बाद साथियों 1714 ही आना चाहिए। तो इसको थोड़ा सा सोच विचार कर मुझे बताइए कि इसकी जो खाली जगह है यहां पर कौन सा नंबर आ सकता है। देखिए सबसे पहले अगर बात करें तो 9 में 5 बढ़ाओगे तो 14 हो जाएगा, 14 में कितना बढ़ाओगे 20 बढ़ाओगे तो 34 हो जाएगा, 34 में 114 करने के लिए साथियों 80 बढ़ाया जाएगा। तो अब यहां पर कितना बढ़ाया जाएगा, आपको एक चीज यहां पर साफ साफ नजर आ रही है। देखिए 5 से 20 बनाया गया है तो 4 की गुणा कराई गई है, 5 चौक 20। 20 से 80 बनाया गया है तब भी 4 की गुणा कराई गई है, 20 चौक 80। तो 80 से 80 को भी 4 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा 320 आ जाएगा। 320 आ जाएगा तो 114 में 320 जुड़ेगा तो जोड़िए जरा, 4 0 4 आ जाएगा, 2 और 1 3 आ जाएगा और ये 4 आ जाएगा। अगर 434 ऑप्शन में है तो ये जवाब हमारा बिल्कुल सही है। 434 ऑप्शन में मिल चुका है। अब आप क्या करेंगे पता, यहां पर का डिफरेंस देखिए और फिर यहां पर देखिए गुणा 4 ही होगी। खैर उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है और यहां पर अगर साथों हम लोग बात करें तो कहा जा रहा है कि उसको उस ऑप्शन का चुनाव आपको करना है जो इसमें से सबसे अलग आपको लग रहा है। चलिए तो देखिए साथियों, देखिए Q जो होता है वो 17 पर आता है, S 19 पर आता है, J 10 पर आता है, उसी प्रकार E 5 पर आता है, G 7 पर आता है और V 22 पर आता है, R 18 पर आता है, T 20 पर आता है, I 9 पर आता है और N 14 पर आता है, T 20 पर आता है, D 4 पर आता है। अच्छा एक चीज यहां पर आपको भी दिख रही हो, अगर मुझे भी दिख रही है, देखिए यहां पर जो अंतर है वो 2 का अंतर है, यानी कि 17 में 2 बढ़ाया गया है, 5 में 2 बढ़ाया गया है, 18 में 2 बढ़ाया गया, लेकिन यहां पर 6 बढ़ाया गया है। तो जाहिर सी बात है कौन सा सबसे अलग होगा, ऑप्शन नंबर डी वाला सबसे अलग होगा और यही आपका जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट साथियों आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कह रहे हैं कि एल एम की मां है, एल की केवल 2 संतानें हैं, एन एम की बहन है, एन के की बेटी है और जेड के का पोता है। ओ जेड की मां है तो ओ एन से किस प्रकार संबंधित है, ये आपसे पूछा जा रहा है, यानी कि एन क्या कहेगा ओ को, इतनी सी बात आपको बताना है। तो देखिए साथियों सबसे पहले कहा गया है कि एल जो है ना ये एम की मां है, ठीक है। तो अगर बात करते हैं साथियों एम की मां कौन है, यहां पर एल हो जाएगा, माइनस लगा देते, महिला है ये। कहने के एल की केवल 2 संतान है तो एक संतान तो ये हो गई है ना, एक संतान तो ये होगी, मान लीजिए एक संतान यहां पर हम बना लेंगे, कोई भी अभी हो सकती है। उसके बाद कहा जा रहा है कि एन एम की बहन है, एन जो है ना एन ये एम की बहन है। अच्छा भाई एन एम की बहन है तो मेरे हिसाब से साथियों एन यहां पर आ जाएंगे, है ना। एन जो है ना एन ये एम की बहन है, यानी कि ये बहन है ना, और ये हो सकता हो भाई हो। तो कुल मिला के अभी तक में इतनी जानकारी मिली है कि एल की 2 संतानें हैं, एक संतान है एम और दूसरी संतान है एन। उसके बाद देखिए एन जो है ना ये के की बेटी है, यानी कि ये जो एन है ना ये के की बेटी है, के की बेटी। तो मेरे हिसाब से ये दोनों पति पत्नी होंगी, ये पत्नी हो गई, ये पति हो गए और इनकी 2 संतानें हो गई एम और एन, ठीक है। उसके बाद देखिए जेड जो है ना ये के का पोता है। अच्छा के का पोता कौन है साथों, जेड है, यानी कि के का बेटा होगा ये और बेटे का है ना जेड की अगर बात करें उसका पुत्र होगा, तभी तो के का पोता हो पाएगा जेड, ठीक है। उसके बाद कहा जा रहा है कि ओ जो है ना ये जेड की मां है। जेड की मां कौन है साथियों, जेड की देखिए ये तो पिताजी हो गए, इनकी पत्नी कौन हो गई, ओ हो गई, तभी तो साथियों जेड की मां हो पाएंगी ओ, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं कि ओ एन से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि एन क्या कहेगा ओ को, तो एन क्या कहेगा ओ को, एन क्या कहेगा ओ को, यह तो अपने भाई की पत्नी कहेगा, तो भाई की पत्नी को भाभी कहा जाता है, भाभी कहा जाता है। तो आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी वाले में है। उसके बाद देखिए साथियों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए इस क्वेश्चन को और बताइए आपका जवाब क्या हो सकता है। देखिए यहां पर आपको खाली जगह दिख रही होंगी, आपको बतानी इन खाली जगह में से कौन से ऑप्शन वाले लेटर आ सकते हैं। तो इसको करने के लिए आपको सबसे पहले काउंट करना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। देखिए 18 है तो मेरे हिसाब से 6 का पेयर बनना चाहिए यहां पर, 1 2 3 4 5 6 का अलग बना लिया, 1 2 3 4 5 6 अलग बना लिया, 1 2 3 4 5 6 ये अलग बना लिया।
आप यहां पर एक चीज देखिए, अंत में एल ई आ रहा है, यहां पर भी एल ई है, यहां पर भी एल ई है, तो एक काम करिए यहां पर भी सातु एल ई आप लोग बना लीजिए। उसके बाद देखिए पी एल ई है, पी एल ई है, तो यहां पर भी पी एल ई होना चाहिए, तो पी एल ई हो गया, ठीक है ना। उसके बाद देखिए पी ई है ना, और यहां पर पी है, ई नहीं है तो ई बना लीजिए। पी ई यहां पर हो गया, पी ई यहां पर हो गया, तो पी ई यहां पर भी कर लीजिए, पी ई यहां पर भी होगी। ये तो साधु पीपल हो गया, है ना, पी ई ओ पी एल ई, तो इसको भी वैसे ही कर लीजिए, पी ई है ना, ओ पी एल ई, पी ई ओ पी एल ई, तो साथियों सारे के सारे यहां पर बन गए। अब देख लीजिए आपने अपने ग्रीन पेन से कौन कौन से लेटर लिखे हैं। आपने ओ लिखा है, आपने पी लिखा है, आपने ई लिखा है, ओ लिखा है, पी लिखा है, ई लिखा है और एल और ई लिखा है। ये कौन सा ऑप्शन में आपको दिख रहा है ये आप लोग देखकर एक बार बता दीजिए। ओ पी ई ओ पी ई एल ई, ये ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है, तो यही आपका जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों अगला क्वेश्चन है एक ये क्वेश्चन साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर आप लोग देख लीजिएगा। सबसे पहले इसको देख लीजिए, कहा जा रहा है कि डी एच एम से यहाँ पर जी सी एक्स बनाया गया है, तो के ओ टी से कौन से 3 लेटर यहाँ पर बनाए जा सकते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर अगर बात करें तो डी से जी हुआ है, यानी कि 3 बढ़ा है, तो एक काम करिए 3 यहाँ पर भी बढ़ा के देखिए, के 11 पर होता है, एन 14 पर होता है, एन आ जाएगा। और ऑप्शन में भी साथियों एन आपको दिख रहा होगा। एच से यहाँ पर सी हुआ यानी कि 5 घटाया गया है, तो यहां से 5 घटाएंगे तो साथियों जे आ जाएगा। एम से यहां पर एक्स हुआ, अब यहां पर 10 और 11 बढ़ा दिया गया, तो साथियों टी में अगर आप 11 बढ़ाएंगे तो कितना आ जाएगा, है ना। टी की अगर बात करें देखिए 6 बढ़ाएंगे, है ना, अगर 6 बढ़ाएंगे तो जेड आ जाएगा, फिर और 5 बढ़ाएंगे तो फिर 5 बढ़ाएंगे तो ई आ जाएगा। तो कुल मिला के ये कहां पर लिखा हुआ है, एन जे ई, ऐसा ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है, तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट है। अब देखिए इस सवाल को साथियों, ये सवाल आपका बहुत शानदार है। आपसे कहा जा रहा है कि 6 दोस्त हैं ए बी सी डी ई एफ, एक वृत्त के केंद्र की ओर मुंह करके अभिमुख होकर एक दूसरे के सम्मुख बैठे हैं। ठीक है, तो एक वृत्त हमने यहां पर बना लिया, 1 2 3 4 और 5 और 1 6 लोग की बैठने की जगह बना ली। उसके बाद कहा जा रहा है कि सी और डी एक दूसरे के निकट बैठे हुए हैं, पी और एफ भी एक दूसरे के निकट बैठे हुए हैं, ई ठीक बी के सामने बैठा है। तो अब यहां से आप बनाइए, और उसके बाद एफ बी के बाएं, एफ जो है ना ये बी के बाएं बैठा हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो मान लीजिए साथियों अगर हम b को यहां पर बनाए और यहां पर कहा जा रहा था कि e ठीक b के सामने बैठा है, तो b के सामने कौन बैठा हुआ है, e बैठा हुआ है, तो e यहां पर बन जाएगा, b के सामने e बैठा हुआ है। उसके बाद कहा जा रहा है कि b के बाएं बैठा हुआ है f, तो b के बाएं बैठा है f, तो साथियों f आपका यहां पर आ जाएगा। इतनी बात क्लियर है। अब उसके बाद देखिए साथियों कहा जा रहा है कि c और d एक दूसरे के निकट बैठे। अब देखिए यहां पर तो एक जगह बची है, तो यहां पर मेरे हिसाब से साथियों सी और डी आ जाएगी, लेकिन हमें पता नहीं है सी यहां पर बैठेगा, ये डी यहां पर बैठेगा, ये डी यहां पर या सी यहां पर, अभी नहीं पता है। उसके बाद कह रहे हैं कि बी और एफ भी एक दूसरे के निकट बैठे, तो अब यहां पर एफ बैठा है और यहां पर बी बैठा है, हो चुका है ये। ई ठीक बी के सम्मुख है, ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका है। ई और एफ के बीच में कौन बैठा हुआ है, ई और एफ के बीच में, यानी कि यहां पर कौन बैठा हुआ है। देखिए अब यहां पर अगर बात करें सिर्फ और सिर्फ ए बचा है, क्योंकि सी और डी तो यहां पर बैठ जाएंगे कहीं ना कहीं। सवाल लेकिन आपसे जो पूछा जा रहा है कि ई और एफ के बीच में कौन बैठा है, तो यहां पर तो ए ही बैठेगा, तो ए आपके सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि 5 गुणा 40 भाग 8 प्लस 3 माइनस 14 बराबर 53 आना चाहिए अगर इस समीकरण की अगर बात करें किन 2 अंकों आपस में बदल दिया जाए। अगर हम मान लेते हैं साथियों, है ना, नीचे से आप चला करिए, अगर हम मान लेते हैं 5 की जगह 3 और 3 की जगह 5 कर दे, तो इसको अगर कैलकुलेट करें क्या 53 आ पाएगा, अगर आता है तो वही आंसर होगा। देखिए 5 की जगह पर 3 यानी कि 3 आ जाएगा, 40 आ जाएगा, भाग आ जाएगा, 8 आ जाएगा, अब 3 है, 3 की जगह पर 5 हो जाएगा, माइनस 14 बराबर 53 आना चाहिए। देखिए क्या आएगा, 8 से कट होगा 40, 8 पंजे 40, 5 तियां 15 हो जाएगा, 15 प्लस 5 माइनस 14, ये तो 20 हो जाएगा, 20 में से 14 जाएगा तो 53 किसी हालत में नहीं आएगा, यानी कि ये लॉजिक आपका नहीं लग पाएगा। अब सी वाले को एक बार चेक करिए, 5 की जगह पर 8 और 8 की जगह पर 5, 5 है तो 8 आ जाएगा, गुणा 40 आ जाएगा, भाग 8 है तो 5 कर दीजिए, प्लस आपका 3 माइनस 14 बराबर 53 आ जाएगा। देखिए
5 अट्ठे 40, 8 2 64 यहाँ पर हो जाएगा, 3 माइनस 14 हो जाएगा बराबर 53 आना चाहिए। अब 64 और 3 67 हो जाएगा, 67 में से अगर 14 जाता है तो कितना बचता है देखिए, 7 में से 4 जाएगा, 3 बचेगा, 6 में से 1 जाएगा, 5 बचेगा, बिल्कुल 53 बराबर 53 आ चुका है। यानी कि आपके इस क्वेश्चन का जवाब जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए साथियों इस क्वेश्चन को और बताइए आपका जवाब क्या होगा। कहा जा रहा है कि 6 दोस्त हैं, रवि, काव्या, महिमा, गीता, मोहन और नेहा एक सीधी पंक्ति की ओर उत्तर की ओर अभिमुख होकर साथियों बैठी हैं। 1 2 3 2 3 4 5 और एक साथियों 6। यहां पर कितने लोग हो गए, 6 लोग हो गए। 6 लोग बताए जा रहे थे, सभी का मुंह जो है ना वो उत्तर की तरफ है। ठीक है भाई साहब, सभी का मुंह उत्तर की तरफ है। कहा जा रहा है कि काव्या किसी भी अंतिम छोर पर नहीं बैठी है। काव्या ना तो यहां पर बैठी है ना यहां पर बैठी है। कह रहे कि नेहा ठीक रवि और मोहन के बीच में बैठी है, मोहन ठीक गीता के दाईं ओर बैठा है। तो इस लाइन को सबसे पहले लिख लीजिए, मोहन जो है ना ये गीता के दाईं ओर बैठा है। गीता को आप कहीं पर भी बना लीजिए, मान लीजिए गीता को आपने साथियों कहीं पर ही 1 2 3 4 5 6 और 6 लोग थे, गीता मान लीजिए यहां पर आपने बना ली है ना। तो कहा जा रहा है गीता के दाईं ओर मोहन बैठा है, तो गीता के दाईं ओर मोहन यानी कि मोहन यहां पर बैठ जाएंगे। ठीक है, एक दो तीन चार पाँच छः, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। लिखा हुआ है साथू, नेहा ठीक रवि और मोहन के बीच में बैठी, यानी कि मोहन और रवि के बीच में कौन बैठी, नेहा बैठी। तो मोहन ये हो जाएगा, मोहन और रवि की अगर बात करें ये हो गया, मोहन और रवि के बीच में कौन बैठी, नेहा बैठी है, नेहा यहां पर बैठ जाएंगी। काव्या किसी भी अंतिम छोर पर नहीं है, तो मेरे हिसाब से काव्या फिर साथियों यहां पर तो नहीं, काव्या फिर यहां पर आ जाएगी है ना। काव्या अंतिम छोर पर नहीं है तो फिर काव्या यहां पर आ जाएंगी। अब बचा कौन है, सिर्फ और सिर्फ महिमा बची है, यानी कि महिमा यहां पर आ जाएंगी। तो कुल मिला के बाएं छोर से 5वें स्थान पर कौन बैठा है ये आपसे पूछा जा रहा है। 1 2 3 4 5, 5वें स्थान पर नेहा बैठी हैं, तो नेहा आपके इस क्वेश्चन का आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अब आप लोग बताइए कि एक विशिष्ट कूट भाषा में REMAIN को 9 2 2 1 4 2 6 1 8 1 3 लिखा जाता है, तो मशीन को साथियों क्या लिखा जाएगा, इतनी बात आपको यहां पर बताना है। देखिए अगर हम कोशिश करें कि भैया R से ये 9 कैसे हुआ है, वैसे तो अगर यहां पर हम लोग बात करते हैं साथियों, देखिए हमें एक ही तरीका लग रहा है कि अगर R से 9 हुआ है, R का अपोजिट लेटर, जैसे कि A का अपोजिट लेटर Z होता है, B का अपोजिट लेटर Y होता है, C का अपोजिट लेटर X होता है, D का अपोजिट लेटर W होता है, उसी प्रकार I का अपोजिट लेटर होता है साथियों I। और I जो आता है वो 9 नंबर पर आता है अल्फाबेट में। उसी प्रकार E की अगर बात करें, E का अपोजिट लेटर होता है साथियों V, ठीक है ना, और V जो आता है वो 22 नंबर पर आता है। M की बात करें, N का अपोजिट होता है N, और N आता है 14 नंबर पर। तो लॉजिक आप समझ गए, उसी प्रकार आप इसको कर लीजिए। M का अपोजिट अभी मैंने आपको बताया N, और N आता है 14 पर, 14 सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर C वाले में। तो C लगाकर आपको आगे बढ़ जाना है, लेकिन आप सीख रहे हो तो यहां पर देख लीजिए। A का अपोजिट Z होता है, ये बताया मैंने, और Z 26 नंबर पर आता है। C का अपोजिट X होता है, और X आपका 24 नंबर पर आता है। H का अपोजिट की अगर बात करें, SHIRT, S का अपोजिट H होता है, और तो यहां पर H का अपोजिट S हो जाएगा, तो S जो आता है वो 19 पर होता है। ऐसे आपको सातों सारे यहां पर कर लेना, बहुत आराम से हो जाएगा। उसके बाद देखिए मनुष्य, नर और जीव, इनके लिए जो आरेख बन सकता है वो आपको बताना है। देखिए नर और मनुष्य ये दोनों क्या है, ये दोनों जीव है, तो मैं कहूंगा ये जीव हो गया है ना, और ये मनुष्य हो गया, ये नर हो गया। कुछ मनुष्य नर हो सकते हैं और कुछ नर मनुष्य हो सकते हैं। तो ऐसा कहां पर बना हुआ है, ऐसा आपका ऑप्शन नंबर बी में बना हुआ है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, देखिए इस क्वेश्चन को और बताइए आपका जवाब क्या होगा। आपसे कह रहे हैं कि सभी पतंगे वायुयान है, ठीक है, तो सभी पतंगे क्या हो गई, वायुयान हो गई, सभी पतंगे वायुयान हो गई। उसके बाद कह रहे हैं कि सभी वायुयान जो है ना ये क्या है, ये कागज हैं, सभी वायुयान कागज हो गई। अब निष्कर्ष पढ़िए और बताइए कौन सा सही है कौन सा गलत है। सभी पतंगे कागज हैं, ये बात तो बिल्कुल सही है। कोई भी कागज वायुयान नहीं है, ये गलत है। कोई भी कागज वायुयान नहीं है, कुछ कागज वायुयान है, इसलिए गलत होगा। यानी कि केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, ऐसा आपका ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन सा तो आपकी स्क्रीन पर है।
आपसे यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, कह रहे कि BOOK को क्या लिखा जाता है, CRTR लिखा जाता है, तो पेट्रोल को साथियों क्या लिखा जा सकता है, ये आप लोग एक बार मुझे बता दीजिए। देखिए इतना लग रहा है कि B से C हुआ है ना, तो एक बढ़ाएंगे अगर यहाँ पर तो P से Q हो जाएगा, और देखिए Q हमें ऑप्शन में भी मिल रहा है। उसके बाद O से यहाँ पर R हुआ है, O 15 पर होता है, R कितने पर होता है, R 18 पर होता है, 3 बड़ा है, तो यहाँ पर अगर 3 बड़ा होगा तो H आ जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर और यहाँ पर आया है। अब यहाँ पर देखिए साथियों O से T हुआ, यानी कि अब 5 बढ़ाया गया है, तो यहाँ पर भी 5 बढ़ाएंगे तो Y आ जाएगा, और Y सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर ए वाले में है, तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों, ये डिक्शनरी के अकॉर्डिंग आपको इनका क्रम लगाना है, कैसे इनका साथियों क्रम लग सकता है। आपको ये बताना है कि सबसे पहले साथियों यहाँ पर क्या आ सकता है, बताइए। देखिए GO यहां पर है, GO यहां पर है, GO यहां पर है, GO यहां पर है, GO यहां पर है। अब आप ये देखिए सबसे पहले इसमें से क्या F आता है सबसे पहले अल्फाबेट में, B आता है, A आता है, या O आता है, या A आता है। तो मैं कहूंगा साथियों A आता है, और A यहां पर भी, A यहां पर भी, T भी यहां पर है, T यहां पर, तो इसमें से कोई पहले आएगा, I या L। तो मैं कहूंगा पहले क्या आता है साथियों, T हो गया। पहले क्या आता है साथियों, बताइए जरा। I 9 पर आता है, L 12 पर आता है, तो पहले ये आएगा उसके बाद ये आएगा, यानी कि 4 आएगा फिर 3 आएगा। अब इसमें से देखकर मुझे बताइए क्या पहले आता है, ये B वाला पहले आता है, यानी कि 2 आ जाएगा। अब बताइए ये पहले आता है या ये पहले आता है, GOFF। अब यहाँ पर F है और यहाँ पर E है, तो मैं कहूँगा E पहले आता है, F बाद में आता है, तो 5 आ जाएगा और उसके बाद 1 आ जाएगा। तो ये 432 और 51 कहाँ पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है, तो यही आपका जवाब होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कहा जा रहा है कि LECTURE को MGFXZXL लिखा जाता है, उसी प्रकार टीचर को इन लेटर्स से लिखा जाता है, तो स्टूडेंट को साथों क्या लिखा जा सकता है, एक बार बताइए। तो अगर बात करते हैं साथों, देखिए L से यहाँ पर M हुआ है, यानी कि 1 बढ़ाया गया है। E से यहाँ पर क्या हुआ है, G 2 बढ़ाया गया है। C से यहाँ पर F हुआ है साथों 3 बढ़ाया गया है। T की अगर बात करें X हो गया है, 4 बढ़ाया गया है। तो क्या यहाँ पर भी यही लॉजिक है, T से U हुआ 1 बढ़ाया गया, E से G हुआ, हाँ वही है, नंबरिंग से बढ़ाया गया। जैसे कि S 19 पर होता है तो T आ जाएगा अगला नंबर। अब यहाँ पर 1 बढ़ा है, यहाँ पर 2 बढ़ाइए, तो क्या हो जाएगा, V आ जाएगा। तो TV यहाँ पर है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर है। अब यहाँ पर 3 बढ़ाना है, 3 बढ़ाएंगे सातु तो कितना आ जाएगा, क्योंकि ये U 21 पर होता है, 3 बढ़ाएंगे 24 हो जाएगा। 24 पर साथियों क्या होता है, X होता है। तो TVX यहाँ पर है और TVX यहाँ पर है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें कितना बढ़ाना है, 4 बढ़ाना है। तो जब 4 बढ़ाओगे तो H आ जाएगा। H आपको यहाँ पर भी दिख रहा है और यहाँ पर भी दिख रहा है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर कितना बढ़ेगा, 5 बढ़ेगा तो J आ जाएगा। तो J आ जाएगा तो J आपको साथों यहाँ पर दिख रहा है, यानी कि आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपसे यहाँ पर साथों कहा जा रहा है कि सबसे पहले यहाँ पर 38 है, उसके बाद 42 है, उसके बाद 58 है, उसके बाद 94 है। तो अगला नंबर यहाँ पर क्या हो सकता है, और उसके बाद 258 ही आना चाहिए। तो देखिए और बताइए आपका जवाब क्या हो सकता है। देखिए मुझे यहाँ पर लग रहा है कि 58 से 42 हुआ, यानी कि 4 बढ़ाया गया है। और यहाँ पर अगर बात करें तो 16 बढ़ाया गया है। यहाँ पर अगर बात करें तो 6 और 3 36 बढ़ाएगा, तो यहाँ पर कितना बढ़ाया जाएगा और यहाँ पर कितना बढ़ाया जाएगा। देखिए 4 16 36 का आपको कुछ रिलेशन नहीं लग रहा है। ये 2 का स्क्वायर होता है, ये 4 का स्क्वायर होता है और ये 6 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर 2 4 6 8 आ जाएगा, 8 का स्क्वायर आ जाएगा, 8 का स्क्वायर 64 होता है। तो 94 और 64 सातों कितना होता है, ये आपको बताना है, 158 होता है। और 158 ऑप्शन में भी है, ऑप्शन नंबर ए वाले में। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ है तो आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए इस क्वेश्चन को और बताइए आपका जवाब क्या हो सकता है। आपसे कहा जा रहा है कि यहाँ पर 7 से 56 कर दिया गया है, तो 13 से यहाँ पर कौन सा नंबर आ सकता है, एक बार मुझे बताइए। तो इतना तो बता सकते हो भाई साहब कि 7 से 56 कैसे हुआ है। 7 की गुणा 8 से कर दो, 7 8 56। अगर 13 की गुणा 8 से करें तो आता है 104, 13 8 104। अगर 104 ऑप्शन में है तो ये जवाब हमारा बिल्कुल सही है, और बिल्कुल साथियों ऑप्शन नंबर ए वाले में 104 है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कहा जा रहा है कि HIDDEN को IJECDM लिखा जाता है, तो फेलो को साथों क्या लिखा जा सकता है, बताइए। तो यहां पर भी लगभग मुझे वही लग रहा है। देखिए H से I हुआ है, यानी कि 1 बड़ा है, और I से J हो गया है, फिर 1 बड़ा है, D से यहाँ पर E हुआ 1 बड़ा है। तो इनमें तो साथों 1 1 बढ़ रहा है ना।
फिर डी से सी हुआ है, अच्छा एक घटा है, ई से डी हुआ है, एन से एम एक घटा है, यानी कि 3 में 1 बढ़ाना है, 3 में 1 घटाना है। तो पहले एक एक बढ़ाइए, तो एक एक बढ़ाएंगे साथ, तो एफ के बाद क्या आ जाएगा जी, ई के बाद क्या आ जाएगा एफ, और एल के बाद क्या आ जाएगा एम। अब एक एक घटाइए, एल से घटाओगे के आ जाएगा, एन आ जाएगा और फिर वी आ जाएगा। और ये कहां पर लिखा हुआ है, ये ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि सफेद को काला कहा जाए, काले को भूरा कहा जाए, भूरे को लाल कहा जाए, लाल को हरा कहा जाए, हरे को नीला कहा जाए, नीले को पीला कहा जाए, तो स्टॉप सिग्नल लाइट का रंग कैसा होता है? कैसा होता है साथू? लाल होता है। और यहां पर लाल को क्या कहा गया है, देखिए जरा, काला भूरा लाल, लाल को यहां पर हरा कहा गया है, तो आपका आंसर जो जाएगा वो हरा होगा साथू, आपका आंसर। और हरा कहां पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर डी वाले में साथू यहां पर हरा लिखा हुआ है। चलिए भाई, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहे कि जिस प्रकार प्रिंटर का संबंध हार्डवेयर से है, उसी प्रकार वेब ब्राउजर का संबंध किससे होगा? तो प्रिंटर तो एक हार्डवेयर डिवाइस होता है, वेब ब्राउजर की अगर बात करें तो ये एक सॉफ्टवेयर है, तो सॉफ्टवेयर आपके इस क्वेश्चन का जवाब होगा। अगला क्वेश्चन साथ देखिए, एक ये क्वेश्चन है, उसके बाद बहुत शानदार क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देखेंगे। सभी फूल ट्यूलिप है, जैसा जैसा कह रहे हैं वैसा वैसा करते जाइए। मान लीजिए ये फूल हो गए, और से सारे के फूल साथों क्या हुए, ये सारे के सारे फूल ट्यूलिप हो गए। कोई ट्यूलिप सफेद नहीं है, तो कोई ट्यूलिप, मान लीजिए ये ट्यूलिप जो है ना, ये सफेद जो है ना, ये नहीं है, तो कट का निशान लगा दिया। अब आपको निष्कर्ष पढ़ना और निष्कर्ष बताना है कौन सा सही है। सभी ट्यूलिप फूल हैं, सभी ट्यूलिप फूल है, सभी ट्यूलिप फूल नहीं है, कुछ ट्यूलिप फूल हैं, तो ये गलत हो जाएगा। कुछ ट्यूलिप सफेद है, भाई साहब ट्यूलिप का सफेद से कोई संबंध नहीं है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। यानी कि ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, ऐसा ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। ए किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वे 5 दिन तक एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो कार्य का कितना भाग शेष बचेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। यानी कि कितना कार्य का भाग हो जाएगा और फिर कितना शेष बचेगी, ये दोनों बातें हम लोग देख लेंगे। देखिए यहां पर अगर बात करें, ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है, तो अगर बात करते हैं ए किसी कार को 10 दिन में करता है, ठीक है भाई साहब, ए किसी कार को 10 दिन में करता है, बी उसी कार को तो 15 दिन में करता है ना। तो अब सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि आखिर यहां पर काम कितना है। मान लीजिए 10 और 15 के एलसीएम जो होगा वो कितना होगा साथियों, वो 150 होगा। तो टोटल कार मान लीजिए साथियों 150 है ना। तो अगर टोटल कार 150 है और 10 रोज यानी कि ए की अगर बात करें, ये 10 दिन में उसको पूरा करता है, जब इसकी भाग करोगे तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। यानी कि ए की क्षमता जो होगी वो 15 होगी। और उसी प्रकार बी की क्षमता की अगर बात करें तो साथियों 10 क्षमता होगी, है ना। यदि एक दिन में ए 15 कार्य करेगा तो बी एक दिन में 10 कार्य करेगा। यहां पर कहा गया है कि उसी कार्य को अच्छा, यहां पर कहा गया यदि वे 5 दिन तक एक साथ मिलकर कार्य करते हैं, यानी कि अगर डेली 15 काम कर रहा है ए और 10 कार्य कर रहा है बी, दोनों मिलकर काम करेंगे डेली 25, ठीक है ना, और 5 दिन तक कार्य करते रहते हैं, यहां पर लिखा हुआ है। तो टोटल काम कितना हो जाएगा, टोटल काम हो जाएगा आपका 125, ठीक है ना। तो कार्य का कितना भाग शेष बचा है, ये आपसे यहां पर कुल मिला के क्या किया जा रहा है साथियों, पूछा जा रहा है। चलिए, तो कोई दिक्कत नहीं है साथियों, यहां तक समझ में आ गया। यानी कि टोटल काम हो चुका है 125 और टोटल काम कितना है साथियों, 150 है। तो 150 में से 125 बचेगा, मैं कहूंगा कितना काम बाकी रहेगा, 25 काम बाकी रहेगा, है ना। अच्छा, टोटल काम कितना 150 है, तो टोटल काम है 150, काम बाकी कितना रहा साथियों, 25 काम बाकी रहा। तो इसको अगर कट करो तो 1/6 आएगा। मैं कह सकता हूं कि तो कार का कितना भाग शेष बचेगा, 1/6 भाग शेष बचेगा। और 1/6 कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए साथियों, अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि यदि एक घन का आयतन 192/√3 है, क्यूबिक सेंटीमीटर है, तो विकर्ण की लंबाई आपसे यहां पर पूछी जा रही है। ये थोड़ा सा सवाल साथियों आप लोग समझने की कोशिश करेंगे तो मैं आपको समझा रहा हूं। देखिए, घन का आयतन यहां पर आपको दे रखा है 192/√3 क्यूबिक सेंटीमीटर, है ना। तो सबसे पहले आपको यह मालूम होना चाहिए कि आखिर घन का आयतन होता कितना है ना। क्या घन का आयतन की अगर बात करें तो घन का आयतन 1 क्यूब होता है। और यहां पर घन का आयतन आपको दे रखा है 192/√3। तो 192 घन का आयतन कितना है, 192/√3 बराबर क्या हो जाएगा, a क्यूब हो जाएगा। अब यहां से हम कोशिश करेंगे कि a का मान निकाल लें, तभी साथियों हम उस घन के विकर्ण की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। क्योंकि घन के विकर्ण का जो सूत्र होता है वो a√3 होता है। तो यहां से हम a निकाल लेंगे, फिर उस a में √3 लगा देना, वो आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अभी तो देखिए साथियों इस सवाल को।
देखिए अगर 192 है तो इसको हम साथ तो क्या लिख सकते हैं, अगर हम मान लेते हैं 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 चौक 16, 16 चौक 64 और 64 तियां कितना होता है 192 होता है। √3 आ जाएगा बराबर आपका a क्यूब आ जाएगा। ठीक है कोई दिक्कत नहीं। 4 3 बार है तो 4 क्यूब आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। √3 है ना, सॉरी हाँ ये एक बार 3 और भी तो आएगा, 3 आ गया और फिर यहां पर √3 आएगा। इतनी बात साथ तो आपको क्लियर होगी, अगर क्लियर हो गई तो बहुत अच्छी बात है, बराबर a क्यूब आया है। अच्छा आपको पता होगा कि अगर √3 दो बार है ना, √3 दो बार है तो उसको हम 3 लिख लेते हैं, और यहां पर अगर 3 एक बार लिखा हुआ है तो इसको हम √3 गुणा √3 लिख सकते हैं। बात तो एक ही है, √3 होगा तो 3 लिख सकते हो, 3 होगा तो √3 लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि इसको भी हमें क्यूब में ही बदलना है। तो 4 क्यूब आपका ये हो जाएगा, 3 लिखा हुआ है तो √3 गुणा √3 आपका ये हो जाएगा, और √3 आपका ये हो गया, बराबर क्या हो गया a क्यूब हो गया। अब अगले स्टेप देखिए, 4 क्यूब है, 4 क्यूब है ना, गुणा इसको भी साथियों √3 हम लोग कर सकते हैं, बराबर क्या हो जाएगा a√3। एक काम करिए साथियों, इनको 4√3 है ना और एक बार क्यूब लगा लीजिए, और यहां पर क्या आ जाएगा क्यूब आ जाएगा। ठीक है ना, तो इस क्यूब से ये क्यूब कैंसिल हो जाएगा। a बराबर आपके सामने क्या बचेगा साथियों, a बराबर अगर बात करते हैं 4√3 आपके सामने बचेगा। इतनी बात क्लियर है। अब देखिए मैंने आपसे कहा था कि विकर्ण की लंबाई का सूत्र a√3 होता है ना, a√3 होता है। तो a√3 होता है साथियों, a√3 की वैल्यू आपको निकालना है। अच्छा a की वैल्यू तो आपको पता है 4√3 है, और √3 इसमें गुणा करना है, √3 यहां पर आ जाएगा। तो 4 गुणा, मैंने बात आपको बताया था √3 गुणा √3 बराबर 3 होता है, तो इसकी जगह पर 3 आ जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा। यानी कि विकर्ण की लंबाई कितनी निकलेगी, 12 सेंटीमीटर निकलेगी, और 12 सेंटीमीटर आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन साथियों आपकी स्क्रीन पर है। देखिए इस क्वेश्चन को और बताइए आपका जवाब क्या होगा। देखिए कहा जा रहा है साथियों 12 माइनस ब्रैकेट में √3 प्लस ब्रैकेट में है 4/2 है ना, 4/2, और साथियों ये भाग है, एक सेकेंड, ये भाग हो गया, यानी कि 4/2 भाग 8। ठीक है ना, भाग 8 के बाद माइनस है, उसके बाद 8 - 6 भाग 3 है, इसको आपको कैलकुलेट करना है। ये क्या है साथियों, अगर बात करें ये आपका भाग यहां पर है, एक सेकेंड। अब इसको जरा कैलकुलेट करके साथियों आप लोग बताइए कि आपका आंसर यहां पर जो है वो क्या आ सकता है। थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे तो साथियों आंसर तक आप लोग पहुंच जाएंगे। सबसे छोटा ब्रैकेट ये है, तो इसको सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं। 6 भाग 3 है तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, 2 आएगा। 8 में से 2 जाएगा, बचेगा 6। ये 6 आपका आ चुका है, माइनस आपका आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा, है ना। एक काम साथियों 8 आ जाएगा, और ये भाग है। अब ऑफ सबसे पहले सॉल्व होता है, 4 दूना 8, ये आपका 8 आ जाएगा। अब ब्रैकेट यहां पर आपका ये बंद हो जाएगा। ठीक है कोई दिक्कत नहीं, ये आपका +3 है और ये आपका -12 है। अब इसको सॉल्व करा लीजिए। एक यहां पर क्या आ जाएगा साथियों, 1 आ जाएगा। भाई 8 से 8 को कैंसिल करोगे 1 आ जाएगा, यानी कि 1 - 5 कितना आ जाएगा, 1 - 5 आपका आ जाएगा साथियों, 1 - 5 माइनस का आपका 4 आ जाएगा। ठीक है कोई दिक्कत नहीं, सॉरी यहां पर तो 6 है ना, तो फिर 5 आ जाएगा। तो माइनस का 5 यानी कि 3 - 5 आपका आ जाएगा, और फिर अगर बात करते हैं माइनस का आपका 12 आ जाएगा। तो 12, अब देखिए माइनस का 2 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहां पर अगर बात करें तो 14 आपका जवाब आ जाएगा। 14 कहां पर है, 14 आपका ऑप्शन नंबर बी वाले में है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि 15 लड़के किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, और 12 लड़कियां उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकती हैं। यदि सभी 15 लड़के और 12 लड़कियां एक साथ कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा। बहुत शानदार सवाल है साथियों, बहुत अच्छा सवाल। देखिए एक चीज मैं आपको बता दे रहा हूं, यहां पर एक बात लिखिए कि 15 लड़के किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करते हैं। अगर मैं आपसे कहूं 15 दिन में एक दिन का कार्य कितना करते हैं वो लड़के, 15 है ना, 15 लड़के की अगर बात करें, 15 लड़कों का एक दिन का काम है ना, एक दिन का कार्य कितना होगा। देखिए साथियों अगर 15 लड़के किसी कार्य को 10 दिन में करते हैं तो 15 लड़कों का एक दिन का कार्य कितना होगा, 1/10 होगा, है ना। 10 दिन में अगर उसको कर रहे हैं तो एक दिन का काम कितना होगा, 1/10 होगा। ठीक है कोई बात नहीं। उसके बाद कह रहे हैं कि 12 लड़कियां उसी कार्य को 15 दिन में करती है, तो यहां पर इनको भी साथ तो इसी तरीके से बदल लीजिए। 12 लड़कियों का अगर हम बात करते हैं
12 लड़कियों का एक दिन का कार्य कितना होगा? 12 लड़कियों का एक दिन का कार्य कितना होगा साथियों? 1/15 हो जाएगा, है ना, 1/15 हो जाएगा। बस इतनी सी चीज अगर आपको समझ में आ गई तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब यहां पर अगर बात करें तो 15 लड़कों का एक दिन का कार्य और 12 लड़कियों का एक दिन का कार्य साथियों जोड़ लीजिए, फिर हमें क्या पता चल जाएगा? 15 लड़कों और 12 लड़कियों का एक दिन का कार्य हमें पता चल जाएगा। जब वो कार्य हमें पता चल जाएगा, है ना, तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा वो भी साथियों हम बहुत आराम से निकाल लेंगे। देखिए, सबसे पहले इसको प्लस करिए, कितना आता है? 15 एकम 15, 15 प्लस 10 एकम 10, 10 आ जाएगा और नीचे 25 आ जाएगा। सॉरी, 25 नहीं, गुणा होती है ना, एक सेकेंड। 15 दाम कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा। 15 10 25 बटे 150 हो जाएगा, 25 बटा 150 हो जाएगा। इसको अगर कट करोगे तो 1/6 आ जाएगा। अब कहने का मतलब क्या है साथियों? 15 लड़कों और 12 लड़कियों का एक दिन का कार्य जो बनेगा वो 1/6 भाग बनेगा। कितना? 1/6 भाग बनेगा। अब अगर हम बात करते हैं साथियों, क्या जैसे हमने यहां पर देखा था ना कि 15 लड़के किसी कार्य को 10 दिन में करते हैं तो 15 लड़कों का एक दिन का कार्य 1/6 होगा। तो अगर सभी 15 लड़के और 12 लड़कियों का एक दिन का कार्य 1/6 है तो ये टोटल काम कितने दिन में करेंगे? 6 दिन में करेंगे। जैसे कि भाई साहब ये 10 था तो एक दिन का कार्य 1/6 आ गया। अब ये एक दिन का है तो साथियों इसको टोटल कितने दिन में कर सकते हैं? दोनों लोग मिलकर 15 लड़के और 12 लड़कियां 6 दिन में कर सकते हैं। तो कुल मिला के 6 दिन आपका जवाब हो जाएगा। तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा? 6 दिन में पूरा हो जाएगा। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि किसी सेल में इत्र का विक्रय मूल्य 25% की छूट के साथ उपलब्ध है। ठीक है, यानी कि 75% में दिया जा रहा है। भाई साहब 25% की छूट के साथ दिया जा रहा है तो 75% में दिया जा रहा है। ठीक है, यदि सेल में इत्र का मूल्य 6873 है, यानी कि 75% की जो वैल्यू है वो 6873 है, तो विक्रय मूल्य आपको निकालना है। यानी कि विक्रय मूल्य कितना होगा साथियों? 100% होगा। ये 75% की वैल्यू आपको पता है, 100% की वैल्यू निकाल लीजिए। अगर नीचे 75 कर दोगे तो ये 1% की वैल्यू आ जाएगी। गुणा 100 से कर देना, 100% की वैल्यू आ जाएगी। 25 चौक और 25 तियां, 3 से कट करेंगे, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 नीम 27, 3 एकम 3, 4 की गुणा साथियों 2291 से कर दो, आपका आंसर यहां पर आ जाएगा। 4 एकम 4, 4 नीम आपका 36 हो जाएगा। 4 नीम आपका 36 हो जाएगा। 4 दूना 8 और 3 11 हो जाएगा। 4 दूना 8 और 1 9 हो जाएगा, यानी कि 9164 आपके इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। इत्र का मूल्य कितना? 9164। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। एक ये क्वेश्चन साथियों और एक ये क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन बाकी हैं, उसके बाद क्लास हम साथियों एंड हो जाएगी। आप चलिए, तो अगर यहां पर अगर बात करें, आपसे कहा जा रहा है कि अमन अपनी आय का 74% खर्च करता है। यदि उसका व्यय 30% बढ़ जाता है और बचत 25% बढ़ जाती तो उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, आपसे यहां पर पूछी जा रही है। देखिए 3 चीजें होती हैं साथियों, है ना। अगर किसी की कुछ आय है, अगर आय है साथियों तो फिर उसका खर्च होगा, है ना, खर्च होगा, और साथियों वो क्या कर सकता है? बचत कर सकता है। 2 ही चीजें कर सकता है साथियों वो अपनी आय के साथ। तो अगर आय बराबर क्या होती है? खर्च प्लस बचत होती है। इतनी बात क्लियर है। मान लीजिए अगर अमन की आय साथियों 100 रुपए है ना, तो कहा जा रहा है कि आय का 74% खर्च करता है, तो 100 में से 74% खर्च करता है तो कितना बचाता है? 26% बचत करता होगा। अब उसके बाद कह रहे हैं कि यदि उसका व्यय का मतलब होता है खर्च 30% बढ़ जाता है और बचत 25% बढ़ जाती है। यानी कि अगर यहां पर बात करते हैं साथियों 74 का अगर हम 30% बढ़ाएं तो इसका 130% निकाल लीजिए। ठीक है, और अगर बचत 25% बढ़ाएं, यानी कि इस 26 का 25% बढ़ाएं तो इसका 125% निकाल लीजिए। वो इसके नीचे साथियों यहां पर रख दीजिएगा। सबसे पहले इसको कैलकुलेट कराइए जरा। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये यहां पर 0 हटेगा और ये पॉइंट लग जाएगा। तो 74 की गुणा साथियों 13 से कराइए, फिर 1 नंबर के बाद पॉइंट लगा दीजिएगा। 3 चौक 12 हो जाएगा, 3 सत्ते 21 और 1 22 हो जाएगा, और ये आपका 74 आ जाएगा। ये 2 आ गया, पॉइंट लगा देंगे, 6 आ गया, और ये आपका 9। यानी कि अगर बात करते हैं 74 से कितना खर्च बढ़ जाता है साथियों? 74 से 96.2 हो जाता है ना, 96.2। यानी खर्च में जो 30% की बढ़ोतरी हुई थी तो 74 की जगह अब 96.2 हो गया। अच्छा, उसके बाद अगर बात करें बचत, इसको देखिए 25 पंजे और 25 चौक, 4 से अगर कट करते हैं साथ तो 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 छंग आपका 24 हो जाएगा। पॉइंट लगेगा, इधर 2 बचा है, 0, 4 पंजे 20, तो 65 की गुणा 5 से करा लीजिए। 5 पंजे 25 आपका हो जाएगा,
ठीक है ना, 5 छंग आपका 30 हो जाएगा और 2 32 हो जाएगा, पॉइंट लगा के 32 लगा लीजिए। एक सेकेंड। तो अब अगर बात करते हैं साथियों तो उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि। अब यहां पर एक मेन चीज देखिए, आपको पता चल गई उसका खर्च और उसकी बचत, जब इन दोनों को जोड़ दोगे तो उसकी आय तो निकल आएगी ना, ऑटोमेटिक निकल आ जाएगी। तो जरा इनको, खर्च कितना है 96.2, बचत कितनी करता है 32.5, इनको जोड़िए जरा। इनको अगर जोड़ते हैं तो कितना आता है साथियों, इनको जोड़ने पर 128.7 आता है, यानी कि अब उसकी आय कितनी आ गई है 128.7 आ गई है। तो उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो भाई साहब, पहले उसकी आय 100 थी, अब 128.7 हो गई, यानी कि जो बढ़ोतरी हुई है वो 28.7% की बढ़ोतरी हुई है। तो 28.7% की बढ़ोतरी हुई है, ऐसा कहां पर लिखा हुआ है, ऐसा आपका ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। अगला सवाल और आज की इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन साथियों आपकी स्क्रीन पर है, देखिए इस क्वेश्चन को और बताइए आपका जवाब क्या होगा। देखिए कहने के 1 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 4:3 था, ठीक है। अगर ए की आयु 4x थी तो बी की आयु साथियों 3x होगी। 7 वर्ष पश्चात, 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 9:7 होगा। बी की वर्तमान आयु आपसे पूछी जा रही है। अच्छा एक बात यहां पर ये मुझे बताइए, अगर 1 वर्ष पहले ए की आयु 4x थी तो अभी कितनी होगी, 4x + 1 होगी, है ना, क्योंकि 1 वर्ष पहले, अगर मैं आपसे कहूंगा 1 वर्ष पहले आपकी उम्र 25 साल थी, तो अगर मैं पूछूं आज आपकी उम्र क्या होगी तो आप क्या करोगे, 25 + 1 ही तो करोगे, यानी कि 26 बताओगे। इतनी बात क्लियर है। तो देखिए साथियों 4x और 3x है ना, तो अब देखिए ए की आयु कितनी है 4x है, लेकिन वर्तमान हमें निकालना है तो 1 हम जोड़ लेंगे। अब उसके बाद कहने के 7 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात ही होगा, तो 7 वर्ष पश्चात 7 वर्ष बाद, तो 7 वर्ष और इसमें जोड़िए। अब बी का देख लीजिए 3x + 1 और इसमें भी 7 जुड़ेगा, तो इन दोनों की आयु का जो अनुपात आ जाएगा वो 9:7 आ जाएगा, ये लिखा हुआ है। तो बस इसको कैलकुलेट करिए, यहां से x का मान निकालिए और फिर बहुत आराम से आप सवाल को कर सकते हैं, क्योंकि बी की वर्तमान आयु पूछी जा रही है। बी की वर्तमान आयु कितनी होगी साथियों, 3x + 1 होगी, इसका मान आपको निकालना है 3x का, है ना। चलिए तो सबसे पहले क्या करा लीजिए, सबसे पहले अगर बात करते हैं 4x + 8 हो जाएगा, 3x + 8 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 9/7 हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करके आंसर निकालने की कोशिश आप लोग करिए। बराबर है तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, 7 चौक 28 यानी कि 28x आ जाएगा, प्लस 7 अट्ठे आपका 56 आ जाएगा, बराबर 9 तियां आपका 27x आ जाएगा, प्लस 9 अट्ठे यहाँ पर 72 आ जाएंगे। अब देखिए ये 28x है, बराबर के उधर 27x है, इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, 72 बराबर के इधर 56 है, उधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। इसमें से बचेगा x और इसमें से कितना बचेगा, 12 में से 6 जाएगा, 6 बचेगा, अब ये 6 हो जाएगा, 6 में से 5 जाएगा, 1 बचेगा, यानी कि x बराबर जो आ चुका है वो 16 आ चुका है। तो आपसे b की वर्तमान आयु पूछी जा रही है, b की आयु कितनी है 3x है, तो 3x है और वर्तमान, ये तो अनुपात है 1 साल पहले का, 1 साल पहले का है तो इसमें 1 जोड़ दीजिए, है ना। तो क्या हो जाएगा साथियों, 16 तियां आपका कितना हो जाएगा 48, 48 + 1 कितना हो जाएगा साथियों 49 हो जाएगा, यानी कि बी की वर्तमान आयु 49 वर्ष होगी और 49 वर्ष आपका ऑप्शन नंबर ए वाले में। तो ये सारे के सारे सवाल साथियों हो चुके हैं। आपने मैथ देखी, आपने रीजनिंग देखी, आपने जीके जीएस देखी और आपने साथियों हिंदी के क्वेश्चंस देखे। ये क्लास, ये वीडियो आपको कैसे लगी, एक बार सबसे पहले तो कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे जरूर बता दीजिएगा।